हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के इस संजीव अंक में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे टीकाकरण के बारे में और उसके दुष्परिणामों के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय में चिकित्सालय के प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन विभाग में बतौर सह आचार्य पद पर कार्यरत प्रोफेसर बलराज सिंह जी। डॉक्टर बलराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है और इसके प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा, जितनी भी सरकारें हैं वो बहुत ही सक्षम उजागर रहती हैं, पब्लिक को हमेशा ही वो उजागर रखती हैं कि टीकाकरण बहुत ही अनिवार्य है। नेशनल प्रोग्राम्स के अंडर कई प्रोग्राम्स चले हैं जिसमें कि टीकाकरण बच्चों में और ख़ास तौर पे जो एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनमें भी बहुत अनिवार्य बनता है। सबसे पहले प्रश्न यही जानेंगे कि टीकाकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर भारती, एक्चुअली अगर हम डिजीज़ को डिवाइड करें तो दो तरह की डिजीज़ होती हैं। एक को हम इन्फेक्शस डिजीज़ बोलते हैं जो किसी रोगाणु की वजह से होती हैं। एक को हम नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ बोलते हैं जो रोगाणु की वजह से नहीं होती, अक्सर वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जो रोगाणु की वजह से होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, एक से दूसरे को हो जाती हैं। तो रोगाणु से बच्चे की मृत्यु ना हो या उसको सीरियस बीमारी ना हो, उसको बचाने के लिए हमें टीकाकरण करना आवश्यक है। तो लगभग 10 से 12 डिजीज़ हैं जिनको प्रिवेंट करने के लिए, जो घातक भी हैं और या सीरियस डिसेबिलिटी करती हैं, जैसे पोलियो, या घातक हैं जैसे निमोनिया है, डायरिया है। तो ये जो घातक और सीरियस डिजीज़ हैं, इनके लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसको बोलते हैं हम नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जो 1978 में शुरू हुआ था जी। तो तब से लेके अब तक चल रहा है। और जैसे जैसे नए वैक्सीन बनते जाते हैं तो वो प्रोग्राम में ऐड होते जाते हैं और ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जो माइल्ड डिजीज़ हैं जो अपने आप रिकवर हो जाती हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है या राष्ट्रीय कार्यक्रम में नहीं है। तो जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, ये बचपन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से हम शुरू कर देते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, या जिसको हम बोलते हैं बीमारी से लड़ने की क्षमता। और रोगाणुओं से बीमारी से लड़ने की क्षमता है। जो बिना रोगाणु के बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट डिजीज़ है, उनसे लड़ने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जो रोगाणु से बीमारियां होती हैं जैसे निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता ये वैक्सीन पैदा करते हैं। तो इस वजह से बच्चे की मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाती है और उसको सीरियस डिसेबिलिटी जैसे पोलियो है वो भी कम हो जाता है। और अगर हम अपने पब्लिक हेल्थ की बात करें तो सबसे सक्सेसफुल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी आज तक की हिस्ट्री में वैक्सीनेशन ही रही है। वैक्सीनेशन की वजह से हम स्मॉल पॉक्स ख़त्म कर पाए। पोलियो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 2-3 कंट्रीज़ में कुछ एक केसेस होते हैं। भारत में अभी कई सालों से कोई केस नहीं हुआ है। तो पोलियो भी सिर्फ वैक्सीनेशन की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो वैक्सीनेशन एक इतनी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है कि ये हम बीमारियों को बिल्कुल जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं, दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। इरेडिकेशन मतलब पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया, रोगाणु ही नहीं है पूरी वर्ल्ड में। आपका जो डिपार्टमेंट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो भी एलोपैथी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, जो कि पीछे छुपा, पर्दे के पीछे है, और जितनी भी रिसर्च हैं रिगार्डिंग, अगर आप वैक्सीन की बात करें, पब्लिक में जितनी भी जानकारी जो दी जाती है,
पब्लिक को जागरूक किया जाता है किसी की बीमारी में, आपका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। और चूंकि आप 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव है आपको इस डिपार्टमेंट में, बतौर प्रोफेसर आचार्य पद पे कार्यरत जो आप हैं, तो आपके अनुभव से हम एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि नेशनल प्रोग्राम्स में कई वैक्सीन्स ऐड कर दी गई हैं, खासतौर पे जब बच्चों की बात करें और वयस्क की बात करें तो उनके लिए भी एक कवच, आपने सुरक्षा कवच के तौर पे हाल ही में जैसे जिस तरह की त्रासदी देखने को मिली थी कोविड-19 की, तो आप लोगों की जो दी गई, ये सब आप लोगों के ही जो वो एक्सपेरिमेंट्स थे, आप लोगों का जो योगदान था, कितनी मानव आपने प्रजाति को बचाया है इससे, तो आप सच में ही बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। पर आपसे एक अनुभव हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि आप चूँकि 20 सालों से, जैसे मैंने जिक्र किया, तो जब उस दौरान में 20 साल पहले जो वैक्सीन हुआ करती थी या कोई वैक्सीन नहीं लगा करती थी, तो आपको क्या लगता था उससे मौत का कारण ही बनती थी या फिर भी लोग बच जाया करते थे कि आजकल इतना अनिवार्य कर दिया गया कि उसको लगाना ही पड़ेगा? कोई भी बीमारी है वो 100% फैटल यूजली नहीं होती। कुछ बीमारियों को छोड़ के, जैसे रेबीज़ है, वो 100% फैटल होती है। अगर रेबीज़ किसी को होगी, उसका भी वैक्सीन है, लेकिन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है। नहीं। तो बाकी बीमारियों से अक्सर डेथ हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100% की डेथ हो। कुछ को इंटेंसिव केयर यूनिट में हम एडमिट करके उनको हम फिर भी हम सेव कर लेते हैं। तो लेकिन जो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर जी, तो बेटर है हम उसको प्रिवेंट कर लें। और प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत ही इफ़ेक्टिव और वैलिड और रिलायबल स्ट्रेटजी है, विच इज़ वैक्सीनेशन या टीकाकरण, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। तो टीकाकरण करके हम बहुत सारे, इसको हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। अगर एक बच्चे को निमोनिया की वजह से एडमिट करना पड़ गया तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो बहुत भारी होगी, लेकिन अगर उसको वैक्सीन लगा हुआ है तो उसकी कॉस्ट वो सिर्फ वैक्सीन की कॉस्ट ही रही। तो बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है और बहुत ही सबसे रोबस्ट, जिसको बोलते हैं सबसे रोबस्ट स्ट्रेटजी है डिजीज़ प्रिवेंशन की आज तक की हिस्ट्री में। कई लोग बड़ा कतराते हैं कि हमें सिंथेटिक वैक्सीन नहीं लगानी, इसके दुष्परिणाम भी बहुत, इस तरह का दुष्प्रचार जो है वो कई बार समाज में, आवाम में होता है। पर हम ये नहीं देखते कि कितनी ज़िंदगियां बचती हैं इनसे, और इनको लगाने से, जिस तरह से आप पोलियो की बात कर रहे थे, तो पोलियो एक इतना बड़ा अभियान था, तो आपने एक बहुत ही मील का पत्थर साबित किया इसमें कि पोलियो को एरेडिकेट करवाया। वैसे ही स्मॉल पॉक्स को एरेडिकेट कराने में भी आप लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए बात करते हैं वैक्सीन में। अगर आप बच्चों से ही शुरुआत करें, हम कई कन्फ्यूजन रहती है वैक्सीन के बारे में कि टेटनस, जितनी बार भी कईयों को चोट लगती है तो बचपन में भी उसकी आप वैक्सीनेशन करते हैं, प्राइमरी वैक्सीनेशन, उसके बाद बूस्टर्स भी करते हैं। आज आपसे थोड़ा सा डिटेल में ये जानेंगे, अगर किसी बच्चे में या किसी को 18 साल से कम की उम्र में टेटनस डीपीटी या टेटनस की खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आए दिन ये देखा गया है कि टेटनस ही एक ऐसी चीज़ है, कोई गिरता है, चोट लगती है, कुछ है, तो लोगों को कोई इसमें कन्फ्यूजन है, लोगों को कई भ्रम है। तो टेटनस की जो वैक्सीनेशन है वो किस तरीकता से और किस शेड्यूल से आपको मेंटेन करना ज़रूरी है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया हमारे से। टेटनस का जो वैक्सीन है वो अक्सर ओवर प्रिस्क्राइब्ड होता है जी। कभी भी चोट लगी टेटनस लगा दो, कभी भी चोट लगी टेटनस लगा दो। लेकिन अगर बच्चा, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो उसको शेड्यूल के हिसाब से अगर उसको वैक्सीन लगते हैं तो उसको हम पहले हम पेंटावेलेंट वैक्सीन देते हैं। वो पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 चीज़ें होती हैं। पहले अलग अलग होते थे, अब इकट्ठे मिला दिए। तो 5 में एक कंपोनेंट टेटनस का भी होता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफिलस HIV बोलते हैं, हिब बोलते हैं, और एक हेपेटाइटिस A बोलते हैं। तो ये 5 बीमारियों से सिर्फ एक ही टीका बचाता है। तो जब वो उसकी 3 डोजेज तो हम पहले लगाते हैं, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे। जब बच्चे की एज होती है, 6 हफ्ते का होता है बच्चा, 10 का होता है, 14 का होता है, तब हम तो वो पेंटावेलेंट में टेटनस एक कंपोनेंट है, ठीक है। और उससे जो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है टेटनस के अगेंस्ट, टेटनस टॉक्सॉइड उसमें होता है, तो जो टेटनस के स्पोर्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारी होनी है टेटनस की, जो फैटल हो जाती है, तो वो नहीं होगी। 3 डोज तो तब लगते हैं। फिर हम बूस्टर लगाते हैं
एक तो 16 से 24 महीने के बीच में जी। और एक 5 से 6 साल के बीच में डीपीटी का बूस्टर भी लगता है। अगर ये सब लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो उसको टेटनस लगाने की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से शेड्यूल का आजीवन नहीं, शेड्यूल ही ऐसा बनाया है कि उसको टेटनस ना हो। अब जो पहले से टेटनस लगाने का पर्पस क्या है, यही पर्पस है कि उसको टेटनस ना हो। लेकिन 5 से 6 साल बाद जब टेटनस लग गया, उसके बाद हम 10 से 16 में एक टेटनस और डिप्थीरिया का कॉम्बिनेशन लगाते हैं, टीडी। 10 से 16 साल में। हाँ जी। जी। तो जब वो 10 साल पे भी और 16 साल पे भी टीडी लगता है, तो 16 साल तक ये जो शेड्यूल है यही बचा के रखेगा। तो अगर बच्चे का आप कार्ड देखोगे कि उसमें शेड्यूल में उसने सारे वैक्सीन लगा रखे हैं टेटनस वाले, चाहे वो पेंटावेलेंट है, चाहे वो डीपीटी है या टीडी है, तो उसमें टेटनस है, तो उसको बीच में चाहे चोट लगे चाहे ना लगे, उसको टीटी लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 16 साल के बाद फिर हर 5 साल में अगर चोट लगती है, 5 साल के बाद चोट लगती है, विद इन 5 ईयर्स अगर चोट लग जाती है, तो उसको टेटनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए टेटनस लगे, जैसे बच्चा 22 साल का हो गया, उसको 16 साल पे टेटनस लगा था, 5 साल से ज़्यादा हो गया था, अब उसको चोट लगेगी तो उसको टेटनस लगाना है। दूसरी भ्रांति ये है आम जनता में कि जो टेटनस होता है वो लोहे की चोट से होता है, लेकिन लोहे की चोट से नहीं होता। जो टेटनस है, टेटनस के जो स्पोर्स हैं, उसके स्पोर्स होते हैं गोल गोल, तो वो स्पोर्स होते हैं मिट्टी में, वो लोहे पे नहीं होता, वो मिट्टी में होता है। तो जितना मिट्टी से कंटेमिनेशन होगा वूंड, उसको टेटनस की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर उसको शेड्यूल के हिसाब से पूरे वैक्सीन लगे हैं तो टेटनस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर 5 साल के अंदर अंदर टेटनस लगा है, 5 साल से ज़्यादा हो गए तो हम एक बूस्टर लगा देते हैं, बस दैट इज़ एनफ, चाहे जैसा भी वूंड हो। तो आपने बहुत खूब बताया कि अगर बचपन में पूरी आपकी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल मेंटेन्ड है और 10 साल और 16 साल की आयु तक आपको लगा है, तो अगर 5 साल के अंतराल के बीच अगर आपको कोई चोट लगती है या कोई भी कुछ इस तरह का कट होता तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। 5 साल के अगर बाद है तो आपको एक टीका जो टेटनस का वो लगाना ज़रूरी है, जो कि आपकी अगली प्रोटेक्शन 5 साल तक देगा, अगले 5 साल तक। 5 साल। डॉक्टर बलराज जी, एक और भी बड़ी भ्रांति है, जिस तरह से आपने बताया लोहे से नहीं होता। कई लोग हमारे पास स्नेक बाइट के आते हैं, कई लोग जैसे कुत्ते के बाइट के हैं, डॉग बाइट है या मंकी बाइट है या कोई भी और जानवर जो है, चूहे ने काट लिया आपके किसी, तो क्या उस परिस्थिति में भी ये जो आपके रिकमेंडेशंस हैं ये काम करती है या उसमें कुछ और आपका? सेम रिकमेंडेशन काम करती है। अगर 5 साल के अंदर टीटी लगा वो तो टीटी नहीं लगाना है। तो सांप के काटने के बाद भी ये टीटी लगाना जरूरी है? सांप के काटने के बाद टीटी लगाना जरूरी नहीं है। नहीं। और अगर ये डॉग बाइट होता है? डॉग बाइट है कि क्योंकि डॉग भी कूड़े में इधर उधर डालता है तो कहीं मिट्टी में उसके दांतों में स्पोर्स हो सकते हैं, तब लगाना। और वैसे ही मंकी बाइट वो भी अगर 5 साल से कम हुए हैं। जी, हाँ, जी। तो चलिए, ये जानकारी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण दी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है अक्सर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में अगर हम 6 महीने में 2-3 बार भी चोट लग के आए तो एक टीटी का आपको टीका लगना है। और मिस यूज आप वैक्सीन का कर रहे हैं? मिस यूज वैक्सीन का होता है और उसके हाइपर इम्यूनिटी होती है, उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जिस तरह से टेटनस की बात बताई, वैसे एक मिस यूज में आजकल जो और भी देखा गया है, जो एक इंजेक्शन है, वो रेबीज का है। तो रेबीज का भी आपसे समझेंगे कि रेबीज का अगर बाय द वे शेड्यूल नेशनल प्रोग्राम में नहीं है, पर अगर रेबीज का या किसी को एज अ प्रोफाइलेक्सिस लेना है या एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे लेना है, तो वो किस किस तरह से वैक्सीन का शेड्यूल होना चाहिए? देखिए, पहले हम रेबीज को वैक्सीन को हम इंट्रामस्कुलर लगाते थे, यहाँ डेल्टोइड में बाजू में। अब लगाते तो इसी जगह पे है, लेकिन मसल में नहीं लगाते, वो स्किन के सबकुटेनियस नहीं, इंट्राडर्मल बोलते हैं, वो स्किन के अंदर लगता है। सबकुटेनियस होता है स्किन के नीचे जी, तो स्किन के अंदर लगाते हैं हम इंट्राडर्मल। तो 2 तरह का शेड्यूल है। एक तो प्री एक्सपोजर हम बोलते हैं कि आपको किसी अभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा, किसी और मैमल ने नहीं काटा, तो आप पहले से ही लगवा के रखो। तो उसके 3 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है ना, दोनों बाजुओं पे एक 0, 3 और 7 डेज पे जी, ठीक है। और अगर कुत्ते ने काट लिया फिर 2 लगेंगे, फिर वो लगते हैं 0, 3, 7 और 21 या 28 पे। तो वो इंट्राडर्मल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इंट्रामस्कुलर लगाने हैं तो 4 की बजाय पोस्ट एक्सपोजर जो है काटने के बाद फिर 5 लगेंगे,
फिर वो 5 फिर दो नहीं लगेंगे, फिर एक बाजू में एक ही लगेगा। फिर दूसरा क्या है कि रेबीज़ के केस में क्या है कि क्लासिफिकेशन करते हैं हम बाइट की, उसकी ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। जो ग्रेड 3 बाइट्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग हुई होती है, जो बाइट होती है वो स्किन को पियर्स कर जाती है, तो उसको हम क्लास 3 बाइट के क्लास 3 एक्सपोजर बोलते हैं। जब क्लास 3 एक्सपोजर होता है तो जहाँ वो खून निकला है, जहाँ बाइट दांत बजा है, वहाँ पे हमें एंटी सीरम लगाना पड़ता है, रेबीज़ एंटी सीरम। तो HRIG बोलते हैं, एक ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो थोड़ा महंगा आता है। एक इक्वाइन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है, वो सस्ता भी होता है और सरकारी संस्थानों में फ्री में उपलब्ध है। अब रेबीज़ के वैक्सीन भी हालांकि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, वो जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें फ्री में अवेलेबल हैं, और हम इंटरडर्मल शेड्यूल अब उसका फॉलो कर रहे हैं जी रेबीज़ के लिए, ठीक है। तो बाकी फिर कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये तो पालतू कुत्ता है जी, इसने काटा, हाँ, इस तरह का बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, पालतू कुत्ता ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, पालतू कुत्ते को वैक्सीन लगा है, अब हमें वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत है, क्योंकि रेबीज़ 100% फैटल है, इसमें हम चांस नहीं ले सकते। चाहे कुत्ता पालतू है, चाहे छोटी उम्र का है, छोटा पाप है, तो जब अगर उसने काट दिया तो रेबीज़ की वैक्सीनेशन हमने लेनी है डिपेंडिंग अपॉन क्लास 2 बाइट है, उसमें थोड़ी सी स्क्रैच होती है, उसमें सिर्फ वैक्सीन देते हैं। और जो क्लास 3 बाइट्स है उसमें हम रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन HRIG या ERIG भी देते हैं। वो इंजेक्शन साइट, जो बाइट वाली साइट है, वहीं पे हम इंजेक्ट करते हैं। पहले होता था आधा वहाँ इंजेक्ट करना है, आधा बाजू में इंजेक्ट करना है। जो अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशन है, सारे का सारा इम्यूनोग्लोबुलिन जहाँ बाइट हुई है वहीं इंजेक्ट करना है, बाइट पे इंजेक्ट करना। तो लेटेस्ट कई शोध हैं जो कि वो बताते हैं कि आपको करेक्ट करते हैं आपको जी कि किस तरह से आपको वैक्सीनेशन का जो लगवाना है और किस तरह से उनको फॉलो अप करना है जी। एक इसी से मिलता जुलता जो कन्फ्यूजन आपने आज दूर किया हमारा टेटनस और रेबीज़ का, एक कन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बी का भी आता है जी, और साथ में भी बहुत लोगों की ये भी जिज्ञासा है, बहुत लोग इसलिए भी जिज्ञासु हैं कि जो हमारा HIV अभी तक वैक्सीन है, इसकी वैक्सीन कब आनी है आगे, क्योंकि कई लोग इस तरह से प्रश्न करते हैं। वो बेचारे कई सालों से जूझ रहे हैं, बल्कि जबकि वो जो दवा खाते हैं फिक्स्ड ड्रग फॉर्मुलेशन की, जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पे हैं, वो उनका CD4 काउंट को बिल्कुल अच्छा बना के रखती है और वायरल सप्रेशन करती है। पर फिर भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ही जो सारा वैक्सीन डील करता है। तो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, और साथ ही में फिर हेपेटाइटिस A और C जो है, या फिर जो आपके और भी जो कुछ एक बीमारियां हैं एडल्ट में, जैसे कि आपके टाइफाइड फीवर की भी है और पेपिलोमा वायरस की भी, जैसे महिलाओं में बात करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी आप हमें जानकारी देखिए। सबसे पहले तो मैं हेपेटाइटिस बी की बात करता हूँ। हेपेटाइटिस बी एक पर्टिकुलरली अगर चाइल्डहुड में हो जाता तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है। जब क्रॉनिक मतलब ये पूरी लाइफ चलेगा, लंबा टाइम चलेगा, पर्टिकुलरली जब चाइल्डहुड में होता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो हम पैदा होते ही देते हैं जी, पैदा होते ही, जिस दिन बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में। और जो हॉस्पिटल में के बाहर जो घर में होम डिलीवरीज होती हैं, उनको हम काउंसिल करते हैं कि जल्दी से जल्दी विदिन 24 आवर्स जो नियरेस्ट आपका हेल्थ सेंटर है वहाँ जाके हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर उसको होगा, माँ को भी होगा तो वो बच्चे को चला जाता। तो क्रॉनिक, और वो चाइल्डहुड में होगा तो क्रॉनिक हो जाएगा, एडल्टहुड में ज़रूरी नहीं है क्रॉनिक होगा। तो जब क्रॉनिक इन्फेक्शन ना हो तो इसलिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम पैदा होते ही लगा देते हैं, ठीक है ना। बाद में वो पेंटावेलेंट का हिस्सा है, मैंने बताया 6 हफ्ते पे भी लगेगा, 10 हफ्ते पे भी लगेगा, 12 हफ्ते पे भी लगेगा, तो उससे अच्छी इम्यूनिटी आ जाएगी। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी किसी को हो गया, वैक्सीन नहीं लगवाया, तो एक तो उससे हेपेटाइटिस जो लीवर का सिरोसिस हो जाता है कि लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो लीवर नॉर्मली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। जब सिरोसिस हो जाता है तो जैसे सूखा नारियल होता है ना, धागे से जी, ऐसी उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है हार्डनेस, और वो लीवर फिर काम करना बंद कर देता है। उसको परमानेंट लीवर फेलियर बोलते हैं, सिरोसिस भी बोलते हैं, हेपेटिक सिरोसिस लीडिंग टू परमानेंट लीवर फेलियर। तो कईयों को हेपेटिक कैंसर भी हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बोलते हैं, लिवर का कैंसर भी हो जाता है अगर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो जाए। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने हेपेटाइटिस बी जो है ये 2002 में इंक्लूड किया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। तो इसका मतलब ये है कि 2002 से पहले जो लोग पैदा हुए
उनको नहीं लगा होगा, ठीक है ना। अगर जो भी लोग 2002 से पहले पैदा हुए हैं उन सबको ये अपना चेक करना चाहिए कि हमें लगा हुआ है वैक्सीन कि नहीं लगा हुआ। उनको क्या चेक करना चाहिए वैसे? उनको ये चेक करना चाहिए कि वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा। अगर किसी को यही मालूम नहीं है कि मुझे नहीं लगा तो फिर उसका शेड्यूल किस तरह तो से? उसका एंटीबॉडी टेस्ट हो जाता है, एंटीबॉडी टेस्ट करा के पता चल जाएगा कि उसको लगा होगा कि नहीं लगा होगा। अगर नहीं लगा हो तो फिर उसको नहीं लगा होगा तो कोई भी एज हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, तो अभी भी लग सकता है। और उसकी 3 डोज लगते हैं, एक 0 डोज, एक 1 मंथ के बाद, एक 6 मंथ के बाद। तो हेपेटाइटिस की 3 डोजेज लगवा ले, चाहे कोई भी एज हो, 70 साल हो, 80 साल हो। अगर पहले नहीं लगा तो अभी भी उसको प्रोटेक्शन जो है हेपेटाइटिस बी से मिल जाएगी और वो लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर से बच सकता है। जी जी, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब आपने दिया, क्योंकि कईयों लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें एक टीका बचपन में लगा भी था या नहीं लगा था। 2002 से पहले है तो, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2002 में आया, तो उससे पहले जितने पैदा हुए हैं उनको रूटीन में तो लगा नहीं होगा। कुछ लोग होते, कुछ पेरेंट्स जो अवेयर होते थे, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिशनर से लगा लिया होगा या और कर लिया होगा। तो अभी इसी बात से मेरे को एक बात और ध्यान आई, प्राइवेट प्रैक्टिशनर से। हमारे कुछ बच्चे हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी बच्चे हैं जिनको हेपेटाइटिस बी, जो 2002 से पहले के पैदा हुए हैं जी, उनको हेपेटाइटिस बी नहीं लगा था जी, अब वो जाते हैं कहीं से भी खरीद लेते हैं जी, ठीक है ना। अब जो वैक्सीन होते हैं उनको पोटेंट रखने के लिए कोल्ड चेन जरूरी होती है जी, तो आप हर कहीं से नहीं खरीद सकते। अक्सर केमिस्ट के पास कोल्ड चेन नहीं होती जी, जो वैक्सीन की पोटेंसी मेंटेन करेगा। कभी बीच में लाइट चली गई, कभी एक्सीडेंटली कोई किसी ने फ्रिज ऑफ कर दिया, तो वो वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, तो वहाँ से खरीद के नहीं लगाना। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर लगाना है तो ऐसी जगह से लगाना है जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हो। तो अक्सर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो वैक्सीन लगाते हैं, उनका काम ही वैक्सीन लगाना है। तो वो वैक्सीनेशन खरीदना भी हो तो वहाँ से खरीदना चाहिए, क्योंकि उनकी कोल्ड चेन मेंटेन्ड होती है। थोड़ा सा इंक्वायर कर लें कि उनकी कोल्ड चेन मेंटेन्ड है कि नहीं है। लेकिन पीडियाट्रिशियन का काम ही सब बच्चों को वैक्सीन देना है, तो उनको कोल्ड चेन मेंटेन करना अनिवार्य ही होता है एक तरह से। आप लोगों ने पीछे पोलियो अभियान चलाया था तो उसमें वीवीएम, आप एक वैक्सीन वे वैक्सीन वाइल मॉनिटर रखते थे और वो आपकी पुष्टि करता था कि वो कोल्ड चेन उसकी वाइल की मेंटेन्ड है या नहीं। अगर इसी तरह से कोई भी वैक्सीन, जैसे आप बता रहे हैं एंटी रेबीज वैक्सीन, अगर आपको बाहर से लेनी पड़ जाए या आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन वहाँ, तो आप क्या देख के भी पता लगा सकते हैं कि वैक्सीन? वीवीएम देख के बिल्कुल पता चल जाता है कि वीवीएम के कलर से पता तो चल हर जाता है वैक्सीन में वीवीएम की वैक्सीन सभी पे तो नहीं होता, बट ज़्यादातर आजकल जो मॉडर्न वैक्सीन हैं तो ज़्यादातर पे वीवीएम लगा होता है। तो उसका वीवीएम के कलर चेंजेस हो जाती हैं। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता 2 से 8 डिग्री, तो जो वीवीएम का उसका इंडिकेटर है वो डार्क हो जाता है। जी डॉक्टर बलराज जी, एक आपसे और भी एक क्वेश्चन मुझे याद आता है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अब कितनी ड्यूरेशन अंदर, जैसे टेटनस अगर किसी को चोट आप लग गई तो वो कितने अंतराल के बीच उसको टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन लगना चाहिए, कितने अंतराल के बीच एंटी रेबीज जल्द से जल्द, और वैसी हेपेटाइटिस बी? देखो, ये तो एज सून एज पॉसिबल, कोई इसकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो एज सून एज पॉसिबल। रेबीज़ के केस में तो ये है कि भाई किसी को 1 साल पहले भी बाइट हुआ है तो उसको भी हम लगाते हैं, क्योंकि रेबीज़ का जो वायरस है ना वो वहाँ पे जहाँ पे काटा है वहाँ की नर्व्स में डॉर्मेंट पड़ा रहता है जी। वो कई सालों बाद भी, 20 साल बाद भी एक्टिवेट होकर वो आगे मूव करना शुरू कर जाता है, तो क्योंकि वो ब्लड में नहीं जाता। किसी को इस तरह का पता लग जाए कि मुझे 1 साल पहले कुत्ते ने या किसी ऐसे ये काटा था, तो वो तब भी बाद में भी लगवा सकते हैं? यस, उसको पोस्ट एक्सपोजर रेबीज वैक्सीनेशन अभी भी लगवा लेनी चाहिए। उसका वुंड भी हील हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रेबीज हो सकता है, क्योंकि वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ जो वायरस है वहाँ पे जहाँ बाइट हुआ है वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा और ऊपर ब्रेन में आके वो जो रेबीज है ना वो बेसिकली ब्रेन की बीमारी है। वैसे तो ये वैक्सीनेशन जो आज ये टॉपिक है हमारा बहुत ही लेंथी टॉपिक है, पर अगर हम मोटी मोटी बात करें एडल्ट में, और कौन सी वैक्सीनेशन, जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और जिस तरह से आपके निमोनिया वैक्सीन, ऐसे कौन कौन से वो वर्ग हैं जिसमें ये 2 वैक्सीन लगाना भी अनिवार्य बनता है? देखो, एडल्ट के लिए तो वैसे तो बहुत सारे वैक्सीन हैं, लेकिन 2-3 वैक्सीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो एडल्ट्स में जो निमोनिया से डेथ था वो या तो चाइल्डहुड में होती है या ओल्ड एज में होती है जी, ठीक है ना।
तो एक तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन होता है, वो लगवा लेना चाहिए जो भी 50 साल से ऊपर है। 50 साल से ऊपर, फिर उसको 1 साल बाद रिपीट करना पड़ता है। 50 साल से ऊपर हर वर्ग को लगाना चाहिए? कोई डायबिटीज या कोई नहीं, हर एक को, या कोई कैंसर या 50 साल से ऊपर कोई भी है, ये CDC ये रिकमेंड करती है कि वो उसको न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाना कंजुगेट हर साल में, कंजुगेट नहीं 5 साल, बस दो डोज लगती हैं, एक अभी लगेगी, एक साल बाद लगेगी। दूसरा क्या है कि इन्फ्लुएंजा से निमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा, वो सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बोलते हैं उसको, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस ऐसा है वो हर साल चेंज हो जाता है, वो अपनी उसकी जेनेटिक कंपोजिशन हर साल चेंज होती है, तो हर साल नया स्ट्रेन एक पैदा हो जाता है। तो जो पिछले साल वैक्सीन यूज़ होता था वो इस साल हो सकता है काम करे, हो सकता है ना करे। तो इस साल में जो वैक्सीन, जो स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा के रोगाणु है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो उसके जो स्ट्रेन चल रहे हैं उसके हिसाब से वैक्सीन हर साल नया बनता है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो एनुअल लगता है, वो हर साल लगवाना पड़ेगा 50 साल की एज के बाद। 50 साल की। और अगर हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगर महिलाओं की बात करें तो उनको किस दौरान के अंदर, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। देखिए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना वो कैंसर करता है बच्चेदानी के मुंह का, HPV बोलते हैं, तो कैंसर करता है बच्चेदानी के मुंह का, तो उसको CA सर्विक्स बोलते हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स बोलते हैं। तो वो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है वो मेल से आता है लेडी में, तो इसका मतलब जब सबसे फर्स्ट टाइम जब उसका इंटरकोर्स होगा तो वो वायरस उसके अंदर जाएगा। तो जो HPV वैक्सीन है उसको हम बोलते हैं कि 9 से 13 साल की उम्र में लगवा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की एज तक। तो डॉक्टर बलराज सिंह जी, बहुत बातें करने का आपसे भी मन हो रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पर समय का अभाव होते आज हमारे को इसी कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आपसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर बलराज सिंह ठाकुर जी, जो कि एक सफल प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट में बतौर सहआचार्य पद पर कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दी हुई जानकारी और हिदायतें आपके काम आई होंगी। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।